हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए सेकंड ईयर के 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, बट अभी लॉकडाउन की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में जितने भी आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर भी कराऊंगी, क्योंकि अभी 16 वाले बच्चों के फ़र्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, या आप देख ही रहे हो, अरस्तु, जॉन लॉक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ये सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन डीपली रीड करेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का चैप्टर है, नागरिकता के विषय में अरस्तु के विचार। तो यहाँ पर हम अरस्तु के विचार पढ़ेंगे जो उन्होंने नागरिकता के ऊपर दिए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो राजनीतिक चिंतन का आरंभ है यूनान में, वो आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे पहले वहाँ पे सोफिस्ट विचारक आए और उनका मानना यह था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा जोर या चलन चल रहा था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यानी कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसे लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा अपनी सुख सुविधा के लिए बनाया है, और आवश्यकता अनुसार राज्य और उसके कानूनों को मनमाने ढंग से बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी उन्हें कहीं ना कहीं सोफिस्ट विचारकों को ये गलत लगता था, क्योंकि वो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे, और उनका कहना था कि जो भी समुदाय आपसी समझौते या करार से बनते हैं वो कभी ना कभी टूट जाते हैं। यानी व्यक्ति यदि चाहे तो राज्य संस्था से अलग भी हो सकता था। सोफिस्टों ने ये काफ़ी ज़्यादा विचार काफ़ी मात्रा में फैलाए, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को लगने लगा कि सोफिस्ट द्वारा बताई गई ये संस्था सही में बेकार है। इसी तरह से एक और विचारधारा का जन्म हुआ। दूसरी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसका जाता है? प्लेटो और अरस्तु का। तो प्लेटो और अरस्तु को जाता है, लेकिन सोफिस्ट और इन दोनों विचारकों में काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी बातों में डिफरेंस था, लेकिन दोनों एक ही चीज़ को मानते थे कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इस पर ये दोनों ही जोर देते थे। प्लेटो और अरस्तु की मुख्य शिक्षा यह थी कि राज्य एक प्राकृतिक और अनिवार्य संस्था है, जिसका लक्ष्य उन सुविधाओं को उत्पन्न करना है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अरस्तु व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी मानता है। यानी अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति है वो राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के बारे में जानने से पहले हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्लेटो अरस्तु का गुरु है, और जो प्लेटो है उसने अपनी 40 वर्ष की उम्र में एक अकादमी नामक एक संस्था खोली थी, जिसके अंदर ये विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। वहीं पे अरस्तु ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब हम चलते हैं अरस्तु की तरफ। अरस्तु का जन्म यूनान के एक प्रतिष्ठित परिवार में ईसा पूर्व 384 में हुआ था। देखो बच्चों, एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी। तो ईसवी कब आता है? जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था। तो उसके बाद जो काउंटिंग्स है वो हम 1 2 3 करके इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने लग गए थे। उससे पहले ईसा पूर्व में आपने देखा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती थी। तो यहाँ पर उनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता मकदूनिया एक जगह का नाम है यूनान में, वहाँ राजा अरमितास के राज चिकित्सक थे। तो इसी कारण जो अरस्तु है उन्होंने राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र के अलावा जीव विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से भी उनका लगाव रहा। उन्होंने उनकी पढ़ाई की, लेकिन जैसे ही वो 17-18 साल के हुए तभी उन्होंने एथेंस में प्लेटो की अकादमी में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ वो पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। यानी वो शिष्य और शिक्षक दोनों का ही कार्य करते थे। मैंने जैसे कि आपको बताया था प्लेटो की एक संस्था थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि प्लेटो की एक संस्था थी। तो यानी अरस्तु के गुरु कौन है?
प्लेटो। तो अरस्तु की विद्वता की इस समय तक इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि मकदूनिया के तत्कालीन सम्राट, यानी उस टाइम मकदूनिया के एक सम्राट थे फिलिप, मकदून यानी पुत्र अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए आमंत्रित करा। फिलिप ने क्या करा, अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर के नाम से यानी विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, उनको पढ़ाने के लिए आमंत्रित करा। इसी अलेक्जेंडर ने आगे चल के विश्व विजय का अभियान चलाया। अलेक्जेंडर के पिता की हत्या हो जाती है, तभी उन्हें शासन संभालना पड़ता है। तो अरस्तु मकदूनिया की राजधानी छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, एथेंस। एथेंस कहाँ, जो प्लेटो की अकादमी थी। 323 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर का निधन हो गया, तब एथेंस में मकदूनिया के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। तो अलेक्जेंडर के साथ जुड़े होने पर अरस्तु को भी एथेंस वासियों के गुस्से का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर अपने जन्म स्थान चाल्सिस में आ गए और वहीं 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था अरस्तु के बारे में। अभी आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अरस्तु के बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं अरस्तु का पांडित्य और उनकी कृतियाँ। तो मैंने आपको बताया था कि अरस्तु ने बहुत सारे विषयों का गंभीर अध्ययन करा था, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इवन जीव विज्ञान। तो इन सब का उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था और काफ़ी सारे ग्रंथ भी उन्होंने लिखे थे। पौधों के बारे में, वृक्षों के बारे में, जीवधारियों के बारे में भी उनकी जानने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए अरस्तु को ज्ञानियों का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को जो सर्वाधिक ख्याति है वो किस किस में मिली है, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र और राजनीति पे लिखे ग्रंथों से लेकर है, क्योंकि राजनीति पे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। राजनीति को जो राजनीति विज्ञान बनाया है, देखो राजनीति विज्ञान क्या होता है, राजनीति विज्ञान मतलब एक कला है, इसके अंदर हम काफ़ी कुछ जानेंगे, उसके हिसाब से चेंज करेंगे, तब हम काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने को और देखने को हमें मिल सकती हैं। तो अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु और उसके छात्रों ने उस टाइम 158 संविधान एकत्रित किए थे, यानी अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा संविधानों का अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने किया था। अब हम बात करते हैं ग्रीक नगर राज्य, यानी उस टाइम जो नगर राज्य थे वो कैसे थे, वहाँ की पढ़ाई कैसे थी, तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट, ये बुक आपकी बीबी तायल है, जिसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम आज के टाइम में देखते हैं, भारत को ही देख लेते कि भारत बहुत बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या भी, आबादी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पहले के यूनान नगर राज्य की बात करें तो उनकी आबादी भी छोटी होती थी और राज्य क्षेत्र भी उनके छोटे होते थे। तो यहाँ पर यूनान की भूमि समतल और मैदानी नहीं थी, यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, इसीलिए छोटे छोटे राज्य थे। तो इनकी संख्या भी सैकड़ों में थी। इनमें कुछ प्रसिद्ध राज्य हैं, उनके नाम हैं एथेंस, स्पार्टा, कारिंथ, थेबस, सेमस, मिडलेटस। तो इस तरह से राज्यों की आबादी 30-40 हज़ार के लगभग थी। और एथेंस में प्लेटो की अकादमी भी थी, ये भी एक छोटा सा नगर राज्य था। यहाँ पर बहुत सारे वर्ग थे, कुलीन वर्ग, व्यवसायी, किसान वर्ग, कारीगर और दास वर्ग। तो नगर राज्य के सभी मानव जीवन के सभी पहलू आ जाते थे। तो इस तरह से, तो यहाँ पर शासन पद्धति देखेंगे हम कैसी थी। तो शासन पद्धति भी अलग अलग थी, कहीं पे राजा का शासन चलता था, कहीं कुलीन वर्ग का था, कहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। यहाँ पर मैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताती हूँ। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे, प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे, उनके जरिए हम एमएलएस को चुनते हैं। हम अपने वोट किसको देते हैं, एमएलएस को। फिर उसके बाद जो भी ज़्यादा वोटों से जीतता है तो उसकी विजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली थी, यानी अगर हमें किसी राजा को चुनना है तो सारी जनता सामने आके खड़े हो जाएगी और दो राजा के बीच में से वो वोटिंग के थ्रू, अपने हैंड रेस करके या अदर मेथड के थ्रू चुन लेगी। तो इस तरह से वहाँ पर मतदान होते थे, हाँ या ना कहकर भी लोग अपने मतदान प्रकट करते थे। और देश निकाला मिलता था यहाँ 10 वर्षों के लिए, यानी जो अवांछित नेता थे और व्यक्ति थे उन लोगों को।
तो यहाँ पर हम देखेंगे रोम का महान साम्राज्य है। तो ग्रीक राज्य की स्वतंत्रता और पृथकता सत्ता देर तक कायम नहीं रह सकी। यहाँ पर क्या था कि उनकी स्वतंत्रता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एथेंस और स्पार्टा का नाम बताया था। एथेंस में बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि स्पार्टा में नागरिकों को स्वास्थ्य और सैनिक शिक्षण पे बहुत अधिक बल दिया जाता था। तो इस तरह से एथेंस और स्पार्टा दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली राज्य थे। तो यहाँ पर इस तरह से रोम एक महान साम्राज्य था। तो यूनान के पश्चिम में इटली में रोम नाम से विख्यात एक नगर राज्य। तो यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे रोम ने इटली के नगर राज्य पे विजय पाई। इस तरह से काफ़ी सारे देशों को उन्होंने जीत लिया। तो जो छोटे छोटे नगर राज्य थे वो एक तरह से लुप्त हो गए, यानी ख़त्म हो गए। हम पढ़ते हैं अब अरस्तु की राज्य की अवधारणा। यहाँ हम बात करते हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने राज्य को कैसे परिभाषित किया है? कुलों और गाँव का एक ऐसा समूह जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यानी आत्मनिर्भर जीवन जीना है। और अरस्तु, ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि अरस्तु की मान्यता थी कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, यानी उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति शुरू से ही है। और ये बातें आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगी, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला, राज्य का जन्म, समुदाय का विकास। राज्यों के जन्म से पहले ही समुदाय का विकास हो चुका था। सबसे पहले पुरुष स्त्रियों से परिवार बने, बाद में परिवार और कुल से गांव बने, फिर उसके बाद गांव एक छोटी इकाई थी, धीरे धीरे मिलकर कुछ गांव मिलकर राज्य बने। और चौथा, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन के अंतर्गत कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे अच्छा जन्म, अच्छी संतति, अच्छी शिक्षा। तो इसके लिए सभी लोग मिलकर एक सामाजिक जीवन बनाया। तो किस तरह से बनाया आपका राज्य? पहले समूह परिवार, फिर परिवार और कुल से गांव, फिर गांव से मिलकर राज्य बना है। और राज्य में भी क्या है? पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरस्तु के ये विचार थे और प्लेटो के कि राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर प्राकृतिक संस्था है, वो किसी सामाजिक समझौते द्वारा नहीं बनाई गई है, जबकि उसका विकास अपने आप ही हुआ है। हम इन पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य को बनाया नहीं गया, उसका विकास हुआ है। इसका मतलब राज्य एक कृत्रिम संगठन नहीं है, ये मानव स्वभाव की प्राकृतिक, जैसे कि मानव की 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो आत्मसंरक्षण और प्रजनन। पहले क्या हुआ, स्त्री पुरुष और दास एकत्र होकर उन्होंने परिवार बनाया, परिवार से गांव बने और गांव से राज्य बने। तो धीरे धीरे विकास होता गया है। राज्य एक नैतिक संगठन है। तो राज्य अधिकार, स्वतंत्रता और नैतिक विकास, ये सब भी किसमें संभव है? राज्य में। और राज्य में रहकर ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। अदरवाइज सारे लोग अलग अलग रहेंगे, किसी पे कोई किसी का कोई कमांड नहीं होगा, कोई एक दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, तो राज्य बन ही नहीं पाएगा। तो कानून बनाने वाला ही संभवतः सद्गुणों का शिक्षक। और तीसरा पॉइंट, राज्य का शाव्य यानी शरीर सिद्धांत। तो प्लेटो ने कहा था कि राज्य एक मनुष्य के शरीर के समान है। उसमें 3 विशेषताएं होती हैं, जैसे मनुष्य में विवेक, साहस और क्षुधा। इसी तरह से राज्य में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। और जो उत्पादक वर्ग है उसके अंदर व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार होते हैं। शासक वर्ग जो जनता को काबू में कर सके, उनकी रक्षा कर सके, वो शासक वर्ग है। सैनिक वर्ग जो ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए लड़ सके, वो सैनिक वर्ग में आएंगे। और बाकी उत्पादक वर्ग है। चौथा, व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी। एक जीवित शरीर में आँख, नाक का, हाथ पैर की कोई पृथक सत्ता होती है और ना उनके कोई अधिकार, यानी बिना, यदि कोई अंग गल जाए तो शरीर के हित को ध्यान में रखते हुए उसको काटकर फेंक दिया जाता है। तो वह यह नहीं कहता कि मुझे भी जीवित रहने का अधिकार है। इसी तरह से व्यक्ति भी राज्य का एक अभिन्न अंग है। व्यक्ति भी यह नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ से राज्य से अलग होना है। सब मनुष्य समान नहीं है। तो आप देखोगे नागरिकता की अवधारणा से आपको प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने, अरस्तु ने महिलाओं को नागरिक अधिकारों से यानी नागरिकता से वंचित रखा है। जब मैं आपको नागरिकता का टॉपिक कराऊंगी तब आपको पता चल जाएगा, और ये मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी।
तो राज्यों का वर्गीकरण, हम चलते हैं राज्यों के वर्गीकरण की तरफ। तो अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण करा है। राजशक्ति कितने लोगों में निहित है, तो इन्होंने बताया था अरस्तु ने राजतंत्र और निरंकुश तंत्र, यानी जो राजतंत्र है उसी को इसने निरंकुश तंत्र कहकर बुलाया है। राजतंत्र कौन सा होता है, जब राजा अच्छे से शासन करता है तो उसको बोला जाता है राजतंत्र। लेकिन निरंकुश तंत्र, जब राजा जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करता तो वो निरंकुश तंत्र बन जाता है। इसी तरह से हम कुलीन तंत्र और गुट तंत्र की बात करेंगे। कुलीन तंत्र कौन सा शासन होता है, कुलीन तंत्र वह शासन होता है जब कुछ लोग मिलकर शासन करते हैं, और गुटतंत्र हो जाता है जब कुछ लोग शासन तो कर रहे हैं मिलकर लेकिन वो भ्रष्ट हो चुके हैं, तो वो गुटतंत्र कहलाते हैं। और तीसरी श्रेणी में आता है बहुतंत्र और लोकतंत्र। तो बहुतंत्र क्या होता है, जब ज़्यादा लोगों का शासन होता है, बहुसंख्या का शासन बहुतंत्र कहलाता है। तो वो ये सामान्य से के, तो वो जनसाधारण के हित में काम करते हैं, लेकिन विकृत रूप लोकतंत्र का नाम दे दिया है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर बात होती है कि हम राजतंत्र या निरंकुश तंत्र को क्यों चुने। तो अरस्तु के अनुसार जब कोई व्यक्ति राजसत्ता का उपयोग जनता की भलाई के लिए करेगा तो वो राजतंत्र होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले में ये बताएंगे राजशक्ति कितने लोगों में निहित है, आप इस टेबल को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। ये टेबल है आपकी, एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, ये अच्छा शासन है, लेकिन जब ये विकृत खराब रूप बन जाता है तो ये हो जाता है निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, जब भ्रष्ट हो जाता है तो गुटतंत्र। बहुसंख्या का शासन बहुतंत्र, लेकिन जब भ्रष्ट हो गया तो लोकतंत्र। सरकारों के परिवर्तन का चक्र, तो अरस्तु ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र इन तीनों सरकारों को सामान्य सरकार कहा, लेकिन जो निरंकुश तंत्र है, गुटतंत्र है और लोकतंत्र वो विकृत सरकारें हैं, यानी बेकार सरकारें। सबसे पहले जो शासन का रूप था वो राजतंत्र था, तो जैसे ही राजा अत्याचारी बना तो वो निरंकुश तंत्र में बदल गया। तो इस तरह से विकृत संस्था आ गई। तो देखो इस तरह से शासन चलता गया, राजतंत्र आया, जब बिगड़ गई सरकार निरंकुश तंत्र, कुछ लोगों का शासन कुलीन तंत्र, जब यहाँ पर भी बिगड़ गया तो गुटतंत्र, फिर बहुतंत्र आया, बहुसंख्या का शासन, जब बिगड़ गया तो आपका लोकतंत्र। तो इस तरह से उसने सरकारों के परिवर्तन का चक्र बनाया है। अब आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और एक बात और, ये पार्ट फर्स्ट है, इसी का पार्ट सेकंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ही आपका जो मेन पूछा जाएगा क्वेश्चन वो आएगा, यानी नागरिकता से संबंधित विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।